नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, एफिलिएटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के 6th मॉड्यूल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रीमिज्म के 5th व्याख्यान नक्सलवाद पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो पहचान की राजनीति और उग्रवाद के अंतर्गत हमने पहले उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया, उसके बाद किस प्रकार से संप्रदायवाद एक चुनौती बनकर उभरी उसको हम समझे, फिर जातिवाद को समझे, उसके बाद हमने उग्रवाद के अंतर्गत हमने आतंकवाद की समस्या को समझा और अब हम नक्सलवाद की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने उस पर चर्चा करेंगे। इस विषय को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम नक्सलवाद की परिभाषा को समझेंगे, इसके उद्भव और उद्देश्यों को जानने का प्रयास करेंगे, नक्सलवाद से जुड़े नेताओं और उनके जो मुद्दे हैं उस पर विचार करते हुए जो प्रभावित क्षेत्र हैं भारत में और साथ ही उसके रोकने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं उस पर विचार मंथन करेंगे। जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो ये एक सशस्त्र आपका आंदोलन है जिसका आधार जो है वो साम्यवादी विचारधारा है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में 1967 में नक्सलबाड़ी में हुई और कहीं ना कहीं जो एक युवा एक आक्रोशित जो एक विचारधारा जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट भारत में सीपीआई एमएल यानी साम्यवादी दल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है वो एक मास अपसर्ज एक जन विद्रोह के माध्यम से भारत में एक उन्मुक्त क्षेत्र क्रिएट करना चाहती थी और उनका जो मेन कंसर्न था वो था जो भूमि के अधिकार से संबंधित जनजातियों के मुद्दे उन्होंने केंद्र में रखे और कहीं ना कहीं वो मानते थे कि जो सरकार की नीतियां हैं वो दमनमूलक है और सरकार जिस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण कर रही है और जो आर्थिक असमानता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो कृषक वर्ग है वो ध्रुवीकृत होता जा रहा है और एक ऐसा माहौल उत्पन्न होता है जिसमें कि आपके परस्पर प्रतिद्वंद करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी विचारधारा से वो 1967 से बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ा और सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में केंद्रीय और आपके पूर्वी भारत में नक्सलवाद जो है अपनी जड़ों को मजबूत किया। तो अगर हम इसके उद्भव को देखें तो ये एक गांव था पश्चिम बंगाल में जिसका नाम नक्सलबाड़ी था, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है और ये जो अनौपचारिक नाम इसको प्रदान किया गया ये इसके उग्रवादी और एक हिंसक क्रांतिकारी साम्यवादी एक छोटा सा समूह है जिसने ये अनौपचारिक नाम प्रदान किया। असल में उन लोगों के आपस में ही आपके साइनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था, यानी आपके माओवादी विचारधारा और स्टालिनवादी विचारधारा के बीच जो अंतर है वो भारतीय साम्यवादी आंदोलन में देखने को मिल रहा था कि ये दोनों धड़े के लोग अलग अलग विचारधारा के थे कि उस अंतर का ही ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मूलतः माओवादी विचारधारा पर आधारित थे और कहीं ना कहीं जो साम्यवादी क्रांतिकारी वैश्विक स्तर पर कार्यरत है उनसे भी ये प्रेरणा ग्रहण करते थे। मूल रूप से ये जो भूस्वामी है इनका विरोध करते हैं, राज्य की ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं जिसके द्वारा जो है गरीब और गरीब बना हुआ है और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी गरीब समुदाय को इन्होंने टारगेट किया क्योंकि उनका उस तरह से मोटिवेट करना बहुत आसान था उनके लिए। तो जब ये नक्सलवादी आंदोलन धीरे धीरे विकसित हुआ और इसके नेता जो है इसको और मजबूती देने के लिए हर स्तर पर कार्य करते रहे। जैसे ये विशेषकर जो ग्रामीण भारत में है हम देखते हैं कि वहां पर ये मजबूती से अपनी जड़ें जमाई। इसके जो प्रमुख नेता है चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल। तो इनमें चारू मजूमदार ने एक तरह से वो माओवाद की विचारधारा से काफी प्रभावित थे और वो चाहते थे कि भारतीय किसान भी जो है वो संघर्ष करे और संघर्ष के माध्यम से जो ट्राइबल ग्रुप है, लोअर ग्रुप है, वो विद्रोह का रास्ता अपनाए। ऐसे लोगों
के खिलाफ, जो कि उनकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं चारू मजुमदार ने अपने लेखों के माध्यम से भी इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वैचारिक धरातल उसने तैयार किया। और उनका जो मुख्य लेख है हिस्टोरिक एज डॉक्यूमेंट्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसने कि माओवादी विचारधारा से युवाओं को जोड़ा। यानी अर्बन जो कम्युनिटी है वो भी इससे प्रभावित हुआ। और कहीं ना कहीं आंतरिक विद्रोह के में उनका सत्यनारायण सिंह ने भी सपोर्ट किया 1971 में। और धीरे धीरे जब इन लोगों की मृत्यु होती है 70s 80s में, तब जाके ये आंदोलन जो है एक दूसरे स्वरूप में फिर से उभर कर आता है। तो इनका जो मुख्य तरीका होता है कि वो गरीबों को एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे वो गरीब किसान हो चाहे वो ट्राइबल्स हो, कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है हम उसका प्रतिकार करेंगे। ये टारगेट करते हैं भूस्वामियों को, जमींदारों को, पुलिस के अधिकारियों को जो उनका समर्थन करते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से वो अवैध तरीके से, जो हिंसक गतिविधि के माध्यम से एक समाज में समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए सरकार जो है इस प्रकार की पूरी गतिविधि को आपका राष्ट्र विरोधी आंदोलन के रूप में मानती है। और समस्या इस बात की है कि अभी तक कोई विशेष राष्ट्रीय अधिनियम नहीं आया है जो कि मुख्य रूप से नक्सलवादी आंदोलन का प्रतिकार कर सके। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के आतंकवाद विरोधी अधिनियम है जो इस नक्सलवादी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। और समस्या यह है कि जो भी कानून हमारे देश में विद्यमान है ना, वो कभी कभी ऐसे लोगों को भी टारगेट करता है जो नक्सलाइट के प्रति, इन नक्सलवादियों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, और उनके ऊपर नक्सलाइट होने का स्टैंप लगा दिया जाता है। तो ये इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। अब हम इसको देखें कि किस प्रकार से ये बृहद रूप से अपना स्थान बढ़ाता चला गया, क्योंकि ये एक रेड कॉरिडोर स्टेट में काम करने लगा। उन्होंने राज्यों के भीतर अपना एक रेड कॉरिडोर, एक लाल क्षेत्र निर्मित कर दिया, और वहां पर मजबूती से जो है नक्सलवाद अपना पैर पसारने लगा, लोगों को अपने कंट्रोल में करने लगा। उस विचारधारा से गवर्न होकर लोग नक्सलवाद का समर्थन करने लगे। जो प्रमुख रूप से नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं उसमें आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र आता है। और कहीं कहीं तो इनका जो फॉरेस्ट लैंड है, विशेषकर जंगलों में, तो इनका बहुत मजबूत पकड़ बनी हुई है, क्योंकि एक तो जंगल जो है थोड़े कटे हुए अलग से रहते हैं, तो वहां छुपकर कार्यवाही करना इनके लिए काफी आसान हो जाता है। तो सरकार ने भी कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया, लगाया, ताकि इनकी शिनाख्त की जा सके और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। साथ ही कई बार जो सिक्योरिटी पर्सनल जो रिटायर हो चुके हैं, जो कि इस तरह से उनकी जो एक्टिविटीज है, जिस तरह से वो बमों को बिछाए रखते हैं और कुछ तकनीकें, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर वाले जो तकनीकें अडॉप्ट करते हैं, तो जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनको उसका एक्सपीरियंस रहता है, तो उन लोगों को भी सरकार लगातार बुलाती है ताकि इस प्रकार के जो एंटी जो एक्टिविटीज है उनके खिलाफ जो प्रतिरोध के लिए कार्यवाही की जाती है उसमें वो समर्थन प्रदान कर सके। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स है, इसका लगातार ये प्रयोग करते हैं, गुरिल्ला तकनीक से युद्ध करते हैं। अचानक से वो सामने आते हैं, संघर्ष करके फिर वो एक तरह से अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जंगलों में वो छुप जाते हैं। तो उस तरह से सरकार के लिए उन पर कार्यवाही करना मुश्किल हो जाता है। उनका जो मेन कंसर्न है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति के केंद्रीकरण का ये विरोध करते हैं। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो आपकी कृषिगत मजदूर है, और वो जो है, ये ग्रुप जो है उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ ही आपका अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें जो, तो मध्यम युवा वर्ग है जो कि बेरोजगारी से परेशान है और शिक्षा के लिए भी वो संघर्ष कर रहा है। इस तरह की विचारधारा जो है इन लोगों का समर्थन करती है। अब इनके जो मेजर अटैक की एरियाज की हम बात करें, और एक समस्या जो एक बहुत गहन रूप से हमारे लिए एक चुनौती बन के उभरा है, वो है आपका दंतेवाड़ा का अटैक, जो कि 2010 में हुआ, जिसमें 76 सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए। वैसे तो आप 1967 से लेके आज तक कई सारी घटनाएं हुई, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो कि इसकी विकृत स्थिति को और जो उजागर करती है।
इसी तरह सुकमा का जो अटैक था 2017 में, जिसमें 25 जो थे आपके सिक्योरिटी पर्सनल की जो है मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार लगातार जैसे ये पुलिस पर और आपके राजनीतिज्ञों पर अटैक करते हैं, ये भी इस स्थिति को बहुत ही चुनौतीपूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कहीं ना कहीं ये विकासमूलक जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनको भी डिस्टर्ब करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और एक राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लगातार जो है उसके सामने ये चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अब अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार इसको कर्ब करने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट के माध्यम से इस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है। नक्सलवादी समूहों के साथ लगातार आपके शांति की वार्ताएं चल रही है कि ताकि, क्योंकि मेन समस्या क्या है कि इनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, क्योंकि उनको विस्थापित करके हम समस्या के समाधान नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये समाज के अंग है, तो इनको समाज के अंग होने के नाते इनको हमें टैकल करने की आवश्यकता होगी। इनको टारगेट करके अगर मारेंगे तो आज कुछ लोग मारे जाएंगे, फिर वो अपनी विचारधारा के कुछ और लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अगर विकासमूलक प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा दिया जाए तो इस समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। और नक्सलवाद जो है ये कहीं ना कहीं क्यों नहीं इस पर मजबूती से कार्रवाई हो पा रही है, क्योंकि बहुत सख्त कानून इसके लिए है नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए, तब जाके जो नक्सलवाद का जो है वीक हम कर सकते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के मानक है, सुरक्षा मानक के क्षेत्र में भी काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम उन नीतियों पर विचार करें जो कि उनको काउंटर करने के लिए किया गया, जैसे रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 में आई, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को के पुनर्वास के लिए उनको फिर से वो अच्छे से जीवन यापन कर सके तत्संबंधी नीति थी। उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए। साथ ही जो नक्सलाइट जो है जो कि हथियार अपना समर्पित कर देते थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे, उनको भी कुछ इंसेंटिव दिया गया कि ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़कर इस प्रकार की गतिविधि में दोबारा संलग्न ना हो। इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया, जिसमें कि आदिवासियों के अधिकारों में स्पष्टता रखी गई ताकि ये जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है नक्सलवादियों द्वारा वो ना बन सके। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2006 में आया, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके पुनर्वास के क्षेत्र में कदम उठाने पर बल देता है। इसी प्रकार डेपुटेशन ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो आपके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो उनको लगाया जाता है ताकि वो इस प्रकार की घटना का एक स्ट्रांग रूप से प्रतिरोध कर सके। झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य जहां पर की ये समस्या बहुत बड़ी संख्या में है, तो उन नक्सल्स को बहुत इंसेंटिव्स दिया जा रहा है जो कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा तकनीक है कि इससे क्या होगा, वो फिर से वापस एक आम जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विचारधारा से गवर्न होकर ही वो इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न हुए थे। सरकार आगे बढ़कर एक बड़ी राशि प्रोवाइड कर रही है और उतना ही पैसा उन लोगों को प्रदान किया जा रहा है जितना कि उनका जो विपन है, उनके जो अस्त्र है जो वो सरेंडर किए हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक रूप से इनको एकीकृत करने का हमें दृष्टिकोण अपनाना होगा। सामाजिक आर्थिक विकास से इनको जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक समाज के साथ इनको जोड़ा नहीं जाएगा तो इनकी जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मैटर तो है कि लगातार जब ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात पर बल दे रहे थे। जैसे 2006 में, 2011 में ये समस्याएं जो है बहुत बृहद रूप से हमारे सामने आई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बात पर बल दिया कि कहीं ना कहीं ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और हमें इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम विकास के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करें और इनको अगर विकास के साथ जोड़ा जाएगा तभी जाके हम इस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। क्योंकि अन्यथा
कोई और प्रकार से हम इन लोगों पर मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये आप रेड कॉरिडोर का क्षेत्र देख सकते हैं कि किस प्रकार नक्सलवादियों ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जो और बिहार, इन 4 क्षेत्र को इनका हाईली इफेक्टेड एरिया है जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव सबसे अधिक है। फिर आपका जो न्यू एरिया है जहां पर आपका ये माओइस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, विशेषकर मणिपुर जो है अब इसका टारगेट बन रहा है। थोड़े हल्के रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है इसमें आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का क्षेत्र आ जाता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, और सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में आपके उड़ीसा और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। तो ये दिखाता है कि ये धीरे धीरे जो है और समस्या की जड़ ये है कि कहीं ना कहीं इनको विदेशी समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, माओवादी समर्थन इनको प्राप्त हो रहा है, पाकिस्तान के साथ भी इनके तार जुड़े पाए गए हैं। तो इससे क्या है कि वो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ऑलरेडी हम चिकन स्नेक की प्रॉब्लम से वहां जूझ रहे हैं, तो फिर ये और भयावह स्थिति हो सकती है अगर वहां पर ये नक्सलवाद जो है अपने जो पैर और पसारता है। इसी प्रकार अगर हम देखें नक्सल जो हिंसा है उससे जो मृत्यु हुई है, तो 2000 से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ आपका सन 2000 में स्थापित हुआ, वहां आपकी 1274 सिक्योरिटी पर्सनल की मृत्यु नक्सलवादी हिंसा से हुई है, और उसमें 1790 जो थे सिविलियन आम नागरिक थे। और अगर हम ईयरली डेथ देखें तो सिक्योरिटी पर्सनल्स का भी रेशियो जो है वो चिंताजनक है। अगर 2017 से 2022 का डाटा हम देखें तो 38 सिक्योरिटी पर्सनल इसमें मारे गए, जबकि 49 सिविलियंस की इसमें इनका देहांत हुआ है इस घटना में। तो ये हमें हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है इस चीज को सोचने के लिए कि हमें कुछ मजबूत कदम उठाने होंगे ऐसी घटनाओं को प्रतिकार करने के लिए। इसी प्रकार अगर आप 22-23 के बीच में देखें तो इसमें भी लगातार जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सरकार जो है स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है। जैसे आप 22 में देख सकते हैं कि 32 नक्सलाइट मारे गए और सिक्योरिटी पर्सनल 10, और 2023 में जो है 22 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और 20 नक्सल भी मारे गए। तो ये जो 25,000 के आसपास जो है सिक्योरिटी पर्सनल की वृद्धि हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को 2023 तक आते आते 1.2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस सिस्टम के साथ जोड़ा गया, जो कि निश्चित रूप से सरकार के सचेतन होकर कार्य करने को ही दर्शाता है। अब जब हम इसको सम अप करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास और कहीं ना कहीं जो बल, ये दोनों के लिए एक हमें दृष्टिकोण रखना होगा कि बल का प्रयोग वहां तक हम अपने आप को वैध ठहरा सकते हैं जहां तक वो सकारात्मक रूप से उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक लंबा युद्ध है, क्योंकि जो पीपल्स वॉर ग्रुप है वो पीपल्स वॉर ग्रुप लगातार स्ट्रगल कर रहा था, और वो पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं, ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर को टारगेट किया जा रहा था, और ये घटनाएं लगातार हो रही थी। तो बल प्रयोग तो जरूरी है, लेकिन बल प्रयोग से पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बल प्रयोग के साथ ही हमें विकास के साथ इन लोगों को जोड़ना होगा, और जब इनको विकास के साथ जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी सिस्टमेटिक रूप से। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो ये बढ़ रही है समस्या, ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर वहां पर एजुकेशन कम है तो ऐसे लोग उनके प्रे बन जाते हैं, उनके शिकार बन जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि सरकार उनके लिए कौन से विकास की योजनाएं चला रही है। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि उन लोगों को न्यायालय से परिचित कराया जाए, उनको बताया जाए कि शिक्षा के माध्यम से उनको उनमें जागरूकता लाई जाए कि उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्यायपालिका की व्यवस्था के माध्यम से भी उनको जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। इसी प्रकार जो किसान है, जो निम्न जाति के वर्ग के लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरीके से ओवरथ्रो कर देंगे जमींदारी सिस्टम को और फिर हम एक नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, तो
उनके बीच में इस जागरूकता को फैलाने की आवश्यकता है कि ये जो समस्या है, ये समस्या इस प्रकार से इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, क्योंकि अवेयरनेस के माध्यम से भी हम इस समस्या का जो है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकते हैं। साथ ही इंटेलिजेंस को इस क्षेत्र में बहुत ही एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा, अपनी मजबूती बढ़ानी होगी और प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंटेशन करना होगा अपने नए स्ट्रेटेजीज को। साथ ही जो वेलफेयर के प्रोग्राम है उनको भी एक लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को जो है एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि ट्राइबल्स के जो राइट्स है इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अध्ययन आया था आपके इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, उसमें यह पाया गया कि नक्सलवादी समूह जो है वो बच्चों को इस प्रकार के गतिविधियों में संलग्न करते हैं, बहुत हैजर्डियस कंडीशन में उनको रखा जाता है और वो एक्सपोज होते हैं, उन पर कभी भी अटैक हो सकता है और उनकी स्थिति बहुत वल्नरेबल होती है। साथ ही ये एक्विजिशन सेम जो है वो लेबल किया गया स्टेट स्पॉन्सर्ड सलवा जुडूम पर, जो कि एंटी माओइस्ट ग्रुप की तरह काम कर रहा था, स्पेशल पुलिस फोर्स पर भी, जो कि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस में सपोर्ट कर रहे थे, कि वो लोग भी जो है उस तरह से एकदम समर्पण के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दोनों पक्ष जो है इस समस्या की जो है गंभीरता को समझे और जनजातियों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जाए। विशेषकर जो आपके नक्सल रिक्रूटमेंट है, नक्सलवादी कोई व्यक्ति क्यों नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर का अभाव है। उनको लगता है कि आसान तरीके से हम इस तरह से अटैक करेंगे, जमींदार का पैसा लूटेंगे और उससे जो है हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी। तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अवसर देना होगा, तब जाके वो नक्सल के रूप में अपने आप को नक्सल के रूप में विकसित नहीं करेंगे। साथ ही हमें अपने सुरक्षा बल को भी आधुनिकीकृत करना होगा, क्योंकि सुरक्षा बल अगर पुराने तरीकों से डील करेगी और नक्सलाइट को अब जो विदेशी समर्थन प्राप्त हो रहे हैं, तो वो आज के इंटरनेट के युग में आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज के तक उनकी पहुंच है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारा जो ग्रुप उनको काउंटर कर रहा है उसको भी हम सशक्त और मजबूत बनाएं। और इसके साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि सरकार और नक्सलवाद के बीच में, जितने नक्सलाइट है और सरकार, उनके बीच में लगातार वार्तालाप होना आवश्यक है, क्योंकि समस्या का तभी समाधान निकल सकता है जब हम इसको विमर्श के द्वारा हल करने का प्रयास करें। क्योंकि जो मस्तिष्क नक्सलवादी शिक्षा से प्रभावित हो सकता है, यंग माइंड्स नक्सलाइट माओइस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न होकर नक्सलवादी बन सकता है, क्या उसी मन मस्तिष्क को एक शिक्षा, जागरूकता के वातावरण का अध्ययन नहीं कराया जा सकता है? क्या उनको नक्सलवादी सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद आने वाली समस्याओं से, चुनौतियों से अवगत नहीं कराया जा सकता है? इसलिए जागरूकता लाने की वहां बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो टारगेट भी उसी ग्रुप को करते हैं जो कि गरीब है, अशिक्षित है, जनजाति है। तो उनके टारगेट बेस में जाकर कार्य करने की आवश्यकता है। अब ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है कि हम किस प्रकार नक्सलवाद से प्रभावी रूप से उसका सामना कर सकते हैं। आप इस पर जो है अपने विचार लिखिएगा। साथ ही आप इस विषय पर मंथन करिए कि क्या नक्सलवाद जो कुप्रशासन है, कुप्रशासन का परिणाम है। और ये कुछ आपके लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। जो नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, द स्टेट रिस्पॉन्स, इसमें बहुत सिस्टमेटिकली जो इस आंदोलन की जो चुनौतियां हैं उसको बताई गई है कि कैसे इसके बाद ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आता है। कई एक्ट्स लाए गए जिसके द्वारा कोशिश की गई कि इन लोगों को रिहेबिलिट किया जाए, पर कहां कमी रह गई है, उन बिंदुओं पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको स्पष्ट किया गया है। साथ ही इस जो सेकंड हमने रेफरेंस दिया है, इससे आप इस प्रॉब्लम को कैसे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये सीरियसली इमर्ज होती है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और इसके जो ये एक भयावह चैलेंज के रूप में कैसे उभर रहा है, आप इसको और अच्छे से इस पर विचार मंथन कर सकते हैं। धन्यवाद।